अरे भाई साहब, रिश्ता नहीं खजाना लाई हूँ तुम्हारी लैबा के लिए। ऐसा नसीब तो शहजादियां लेकर पैदा होती हैं। जुबेदा खाला ने अपने मखसूस ड्रामाई अंदाज में बात का आगाज किया। इनकी आंखें किसी माही जौहरी की तरह मेरी माँ के चेहरे पर उम्मीद और बेबसी के तासरात तोल रही थी। हमारा 2 कमरों का छोटा सा घर आज कुछ ज्यादा ही तंग और उदास लग रहा था। अब्बा ने तस्बीह पर चलती अपनी उंगलियों को रोका और इस पाट नजरों से इन्हें देखा। जुबेदा बहन, आप जानती हैं हमारे हालात। हम सीधे साधे लोग हैं। हमें खजानों की तलाश नहीं, बस बेटी के लिए एक अच्छा और दीनदार घर मिल जाए, यही बहुत है। तो भाई दीनदार ही तो है लड़का। जुबेदा खाला ने पान का गिलोरी मुंह में रखते हुए कहा। 5 वक्त का नमाजी तो नहीं, पर दिल का बुरा भी नहीं। हाँ कि अल्लाह ने पैसा इतना दिया है कि इनके घर के मुल्क के खोलो तो शायद पानी की जगह दौलत बहती हो। बंगला नहीं, पूरा महल है। शाही खानदान का गाड़ियां ऐसी कि शहर का कमिश्नर भी हसरत से देखे। कारोबार ऐसा कि मुल्क के कोने कोने में फैला हुआ है। तुम्हारी लाइबा इनके घर नहीं, अपने किस्मत के महल में कदम रखेगी। माँ की आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसी चमक आई जैसे सहरा में किसी प्यासे को पानी नजर आ गया हो। मैं जो दरवाजे के दरार से ये सब देख और सुन रही थी, मेरा दिल भी जोर जोर से धड़का। क्या मेरी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया था? लड़के में कोई ऐब? अब्बा ने शक भरी नजरों से पूछा। वो जानते थे कि जब सौदा इतना अच्छा लगे तो कहीं न कहीं कोई खोट जरूर होता है। जुबेदा खाला एक लम्हे के लिए रुकी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा कि ऐब तो नहीं कह सकते भाई साहब, बस थोड़ा जहनी मरीज है। कमरे में जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। माँ के चेहरे की चमक गायब हो गई और अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। ये क्या मजाक है? अब्बा की आवाज बुलंद हो गई। मेरी बेटी कोई नाकारा चीज नहीं जिसे तुम एक पागल गले बांधकर अपनी जेब गर्म करना चाहती हो। जाओ यहाँ से। अरे अरे, गुस्सा तो देखो। जुबेदा खाला ने ठट्टाई से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पागल तो नहीं कहा। जहनी मरीज का मतलब है थोड़ा सीधा है, भोला भाला है, दुनिया की चालाकियों से पाक। अरे आजकल के जमाने में ऐसा सीधा शौहर मिलना भी नेमत है। जो कहोगे मानेगा, जहां बिठाओगे बैठ जाएगा। लैबा पढ़ी लिखी, वो इसे संभाल लेगी। और सोचो तो सही, जब शौहर मुट्ठी में होगा तो करोड़ों की जायदाद किसकी होगी? तुम्हारी बेटी की। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। ये आखिरी जुमला जहन में बुझा वो तीर था जो सीधा मेरी माँ के दिल में लगा। वो अपनी बीमारी और घर की गुर्बत से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अब्बा के दिन भर की मुश्किल के बाद भी जब रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, इसकी फिक्र इन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। जुबेदा खाला के जाने के बाद घर में एक तूफान खड़ा हो गया। अभी आप हर की शादी नहीं करेंगी। सबसे छोटी बहन सारा ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। लोग क्या कहेंगे कि पैसों के लिए एक दीवाने से शादी कर ली। लोग, मैंने तलखी से कहा। कौन लोग? वही लोग जो हर रिश्ते पर हमारे घर की टूटी दीवारों और मेरे जहेज की खाली संदूकों को देखकर मुंह बनाकर चले जाते हैं। वही लोग जिन्होंने अब्बा की झुकी कमर और अम्मा के पहले चेहरे का भी नोट्स नहीं लिया। इन लोगों की परवाह करूं मैं? मुझे पिछले हफ्ते का मंजर याद आ गया जब एक अमीर घराने की औरत रिश्ता देखने आई थी और इसने हमारे पीने की पानी का गिलास ये कहकर वापस कर दिया था कि ना जाने कैसा पानी है, मेरे बेटे का गला खराब ना हो जाए। इस दिन मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन आपकी सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मंजली बहन, आलिया ने समझाने की कोशिश की। तो क्या गुर्बत में मिलता है सुकून और चैन? जब अम्मा दर्द से कर्राती हैं और हम इनके लिए महंगी दवा नहीं ला सकते, क्या तब सुकून मिलता है? जब अब्बा मजदूरी ना मिलने पर खाली हाथ घर लौटते हैं, क्या तब सुकून मिलता है? मैं अपनी खुशी की कुर्बानी देकर तुम सबकी जिंदगियां खरीद रही हूँ। ये सौदा है, मोहब्बत नहीं, और ये सौदा मुझे मंजूर है। इसी वक्त अब्बा कमरे में दाखिल हो गई। इनके हाथ में डॉक्टर की एक पर्ची थी और चेहरे पर ऐसी शिकस्त लिखी थी जो मैंने पहले भी नहीं देखी थी। डॉक्टर कहता है कि अम्मा का इलाज फौरन शुरू करना पड़ेगा। एक इंजेक्शन हजारों का है। इनकी आवाज कांप रही थी। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? वो वही जमीन पर बैठ गए। एक मजबूत इंसान का यूं टूटना कयामत से कम नहीं था। अब फैसला हो चुका था।
ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था, ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैंने अब्बा के पास जाकर इनके हाथ थाम लिए। अब्बा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब्बा ने आंखें उठाकर मुझे देखा। इनकी आंखों में दर्द, बेबसी और एक बेटी को कुर्बान करने का नाकाबिले बयान दुख था। बेटी, इनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं सब संभाल लूंगी, आप बस अम्मा की फिक्र करें। इस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। आंसू और सुसुकियों के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा तय पा चुका था। मैंने जन्नत खरीदी थी या जहन्नम का टिकट, इसका फैसला अब वक्त ने करना था। जिस दिन मेरी रुखसती थी, मुझे लेने के लिए जो गाड़ी आई वो इतनी शानदार और लंबी थी कि हमारी पूरी गली इसमें समा जाती। मैं जब इस ठंडी पर सुकून गाड़ी में बैठी तो मुझे अपने घर का शोर, अपनी बहनों की भी और अम्मा बहनों की हंसी और अम्मा की लोरियां बहुत याद आई। मैंने अपने आंसुओं को अंदर ही उतार लिया। अब रोना मना था। बंगला किसी ख्वाबों के महल जैसा था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर के फर्श और छतों पर लटके मानो सितारों की तरह चमक रहे थे। लेकिन इस सारी चमक धमक में एक अजीब सी ठंडक और वीरानी थी। मेरे इस्तकबाल के लिए मेरी सास सईदा बेगम और दो नंदे निदा और सिर्फ ऐसे खड़ी थी कि जैसे वो किसी मेहमान का नहीं बल्कि एक नए खरीदे हुए फर्नीचर का इंतजार कर रही हो। तो ये है वो नायाब नमूना जो अम्मी ने भाई के लिए पसंद किया है। बड़ी ननद निदा ने मुझे एक चक्कर लगाकर देखते हुए कहा, जैसे मैं कोई अजीब घर की चीज हूँ। इसका लिबास इंतहाई जदीद और कमर था। इसे अंदर ले आओ, सईदा बेगम ने किसी मुलाजिम को हुक्म देने वाले लहजे में कहा। और सुनो लड़की, वो मेरे करीब आई। इनकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। इस घर में सांस लेने की भी उसूल है। पहला उसूल जबान बंद रखना, दूसरा उसूल जो कहा जाए वो चुपचाप करना, और तीसरा और सबसे अहम उसूल, हमारी सोसाइटी में हमें शर्मिंदा मत करना। समझ गई? ये इस्तकबाल नहीं, ये एक वाज़ा वार्निंग थी। मेरा दिल डूबने लगा। मैं जिस महल के ख्वाब देखती थी वो तो यह खूबसूरत जेल खाना निकला। मुझे जिस कमरे में लाया गया वो मेरे पूरे घर से बड़ा था। हर चीज कीमती थी, लेकिन बेतरतीब और बेजान बिस्तर पर नौमान बैठा था। इसने मुझे देखकर एक लंबी खाली मुस्कुराहट दी। तुम आ गई, इसने खुशी से कहा। सब कह रहे थे तुम आओगी। तुम्हारा नाम क्या है? लाइबा, मैंने धीरे से कहा। लाइबा, इसने लफ्ज को छकते हुए दोहराया। अच्छा नाम है। मैंने चौंक कर इसे देखा। लाइबा, मैंने दोबारा कहा। हाँ लाइबा, बहुत अच्छा नाम है, इसने कहा और अपनी खिलौना गाड़ी से खेलने चला गया। ये शख्स तो अपना सवाल ही भूल जाता था। मुझे लगा मेरा आसरा पूरी जिंदगी इस खाली ज़हीन इंसान के साथ गुजरने वाली थी। अचानक वो खेल छोड़कर मेरी तरफ घूमा। इसकी आंखों में एक सेकंड के लिए एक अजीब सी गहरी चमक आई जो इसके खाली चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यहाँ सब झूठ बोलते हैं, इसने तकरीबन सरगोशी में कहा। इससे पहले कि मैं इस जुमले का मतलब समझ पाती, वो दोबारा खिलखिलाकर हंसा और अपनी गाड़ी चलाने लगा। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज चलती है। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। ये क्या था? इसका वहम या एक लम्हाती सच? अगली सुबह मैं फजर की अजान के साथ ही उठ गई। मैंने वजू किया और कमरे की एक कोने में जाई नमाज बिछा ली। जो ही मैंने नीयत बांधी, लॉन्च से तेज तरीन मौसीकी की आवाजें आने लगी। ये कोई आम गाने नहीं थे बल्कि इंतहाई बेहुदा और शोर शराबे वाले मगरबी गाने थे जो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाए गए थे कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैंने बामुश्किल अपनी नमाज मुकम्मिल की और जब बाहर निकले तो निदा और सदफ सोफे पर बैठी काफी पीते हुए हंस रही थी। ओह माय गॉड निदा, देखो, सदफ ने मुझे देखकर ड्रामाई अंदाज में कहा। घर की नई मौलाना साहिबा ने अपनी नशरियात शुरू कर दी है। नमाज इबादत है, नशरियात नहीं, मैंने अपने लहजे को मजबूत रखते हुए कहा। और इस घर में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, इस पर आपको खुश होना चाहिए। खुश? तभी सईदा बेगम किचन से नमूदार हुई। इनकी आंखों में हकारत थी। हमारे घर में खुशी पार्टियों से, मौसीकी से और हाई क्लास जिंदगी से आती है। ये रोना धोना और अल्लाह अल्लाह तुम्हारे गरीब खानदान को मुबारक हो, यहाँ ये नहीं चलेगा। वो मेरे करीब आई और मेरे पाँव के पास एक गंदा कपड़ा फेंका। ये लो तुम्हारा पहला काम, जाकर स्टोर रूम साफ करो। इस घर में तुम्हारी असली जगह वही है। इनका हुक्म और इनका अंदाज ये बताने के लिए काफी था
کہ میں बहू बनकर नहीं बल्कि ये एक बेजबान बेइज्जत गुलाम बनकर इस घर में आई थी। मेरा इम्तिहान अब शुरू हुआ था। किचन की ठंडी दीवार से टेक लगाए मैं अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते की मेज पर भी तनज़ और तज़हीक का सिलसिला जारी रहा था। निदा और सदफ मेरी हर हरकत पर ऐसे जुमले कसती जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सर्कस का जानवर हूँ। नौमान मेरे पास आया और खामोशी से मेरी प्लेट में एक बिस्किट रखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। इसकी ये छोटी सी अदा मेरे जख्मों पर मरहम का काम कर गई, लेकिन ये खुशी आरज़ी थी। दोपहर में सईदा बेगम ने मुझे अपने कमरे में तलब किया। इनका लहजा हमेशा की तरह सर्द और हुक्माना था। आज शाम मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, कमेटी है, इन्होंने अपनी नाखूनों को देखते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी महफिल में किसी किस्म का ड्रामा हो। तुम किचन में रहोगी और जब बुलाया जाए तो सिर्फ चाय ट्राली लेकर आओगी। जी अम्मी जी, मैंने धीरे से सर हिलाया। और एक और बात, वो रुकी और मुझे सर से पांव तक एक तनकीदी नजर से देखा। ये कफनुमा लिबास पहनकर बाहर मत आना। अलमारी में एक से एक महंगे और डिजाइन सूट पड़े हैं, इनमें से कोई पहन लेना। मैं अपनी सहेलियों के सामने तमाशा नहीं बनवाना चाहती कि हमने अपने करोड़पति बेटे के लिए किसी गांव से फकीरनी उठा ली है। इनका हर लफ्ज नश्तर की तरह मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं चुपचाप इनके कमरे से निकल आई। मेरी आंखों के सामने अब्बा का चेहरा घूम रहा था। सबर और शुक्र का दामन ना छोड़ना, इनके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन अपनी शनाख्त और अपने उसूलों पर समझौता भी नहीं करूंगी। शाम को जब मेहमानों की आमद शुरू हुई तो घर खैखकों और तेज परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। मैंने अपना वही सादा पर्दा लिबास पहने रखा और किचन में काम में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद मुझे आवाज दी गई। मैं चाय और लवाजमात से सजी ट्राली लेकर लॉन्च की तरफ बढ़ी। लॉन्च में दाखिल होते ही तमाम गुफ्तगू यकलक थम गई है कि गरीब ख्वातीन जो महंगे लिबास और जेवरात में लदी हुई थी, मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी और सियारे से आई हूँ। मैंने नजरें झुकाई, ट्राली को मेज के करीब किया और चाय का कप निकालने लगी। सईदा, ये कौन है? नई मासी रखी है क्या? यह खातून ने अपने ऐनक नाक पर टिकाते हुए पूछा। इस सवाल पर निदा और सदफ के दबे हुए खैखा बुलंद हुए। नहीं रजिया, यह मासी नहीं, नौमान की बीवी है। सईदा बेगम ने दांत पीसते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। लैबा नाम है, थोड़ी रिवायत पसंद है। रिवायत पसंद? रिवायती पसंद या देखियानों से? एक और खातून ने तनस किया। अरे भाई, इस जमाने में भी ऐसा पर्दा? हम तो सोच रहे थे तुम्हारे घर बहू आएगी तो फैशन में तुम लोगों को भी पीछे छोड़ देगी। ये तो तुम लोगों ने घर में ही पीरनी बिठा ली है। हम तो इसे मजाक में बीबी पाक दामन कहते हैं। निदा ने शरारत से आंख मारते हुए कहा। इनके आने से हमारा घर भी खानखा बनता जा रहा है। कमरे में एक बार फिर खैखों का शोर बुलंद हुआ। मैं अपना काम मुकम्मल करके खामोशी से वापस मुड़ने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। यह सिर्फ मेरी तजलील नहीं थी, यह मेरे अब्बा की तरबियत, मेरी माँ के उसूलों और मेरे मजहब की तस्दीक थी। मैं किचन में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने पैसों के लिए ये सब कुछ कबूल किया था, लेकिन इज्जत नफस की कीमत पर क्या यह सौदा बहुत महंगा नहीं था? अचानक मुझे अपने कंधे पर एक लम्स महसूस हुआ। मैंने चौंक कर देखा तो नौमान खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तुम रो क्यों रही हो? इसने मासूमियत से पूछा। इनकी बातें सुनकर मैंने हैरत से इसे देखा। इसे कैसे पता चला कि मैं इनकी बातों पर रो रही हूँ? वो सब बहुत शोर मचा रहे हैं। मैंने बात बदलने की कोशिश की। वो हमेशा शोर मचाते हैं, इसने अजीब से लहजे में कहा। तुम इनकी बातें मत सुना करो। इससे पहले कि मैं इसके इस गैर मुतखा जुमले पर मजीद कुछ सोचती, वो वापस अपने बचकाना अंदाज में आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम चोर बनो। मैं इसे बस देखती रह गई। यह शख्स एक मामा था। एक लम्हे में वो ये काम बच्चे जैसा लगता था और दूसरे ही लम्हे में इसके मुंह से ऐसी बातें निकलती जो इसकी जहनी हालत से मेल नहीं खाती। मेहमानों के जाने जो कि बाद घर में क़यामत बर्पा हो गई। सईदा बेगम, निदा और सदफ तीनों मुझ पर चढ़ दौड़ी।
तुमने आज हमें पूरी बरादरी में जलील करवा दिया। सादिया बेगम चीख रही थी, सब हम पर हंस रहे थे। ये सब तुम्हारे इस हुल्ले की वजह से हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी कि ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है। निदा ने नफरत से कहा, मेरा लिबास मेरा फख्र है, मेरी शर्मिंदगी नहीं। मैंने पहली बार इनके सामने हिम्मत करके जवाब दिया, मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जबान दराजी करती हो? सईदा बेगम ने गुस्से से हाथ उठाया। देखो लड़की, या तो इस घर में हमारे तरीके से रहो या फिर ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। कल तक फैसला कर लो कि तुम्हें ये पर्दे और दखियानूसी सोचे चाहे या ये हल या ये अपनी मेम था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं कहाँ जाती, मेरे पास इस महल के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बल्कि एक फैसला लेकर तुलो हुआ था। सारी रात मैं जाई नमाज पर बैठी रोती रही, अल्लाह से मदद और रहनुमाई की दुआ करती रही। सईदा बेगम का अल्टीमेटम मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। मैं अपने उसूलों पर कायम रहना चाहती थी लेकिन वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नाश्ता बनाने किचन में गई तो घर में यह गैर मामूली चहल पहल थी। आज मेरा देवर तौकीर 2 महीने बाद बिजनेस टूर से वापस आ रहा था। तौकीर नौमान का छोटा भाई था लेकिन अकल, चालाकी और रौनक में इससे कहीं बड़ा था। वो इस घर का और कारोबार का असल वारिस समझा जाता था। सईदा बेगम और मेरी नंदे इसकी हर बात पर जान छिड़कती थी। तकरीबन 10 बजे एक चमकती हुई सिया मर्सिडीज पोर्च में आकर रुकी और तौकीर इसमें से बड़ा आमिद हुआ। वो किसी फिल्म की हीरो की तरह लग रहा था। महंगे के सूट, इसने घर में कई कीमती घड़ी और आंखों पर ब्रांडेड चश्मा। इस कदम रखते ही अपनी माँ और बहनों को गले लगाया। इसकी नजर जब का मुझ पर पड़ी, जो सर पर दुपट्टा लेटे ये कोने में खड़ी थी, तो इसकी आंखों में नागवारी की एक लहर दौड़ गई। ये कौन है? इसने अपनी माँ से सरगोशी में पूछा, जैसे मैं कोई सुनने की सलाहियत से महरूम हूँ। तुम्हारी भाभी लाइबा, सईदा बेगम ने थूके हुए लहजे में तारुफ करवाया। तौकीर ने यह खैखका लगाया, भाभी? सच में? अम्मी आपको भाई के लिए यही मिली थी। लगता है घर में काम वाली की कमी ज्यादा महसूस हो रही थी। इसके इस जुमले पर निदा और सदफ खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने खून का घूंट पी लिया और खामोशी से किचन में वापस आ गई। तौकीर का रवैया इसकी माँ और बहनों से भी 2 हाथ आगे था। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे लिए मुश्किलात का एक नया बाब शुरू होने वाला है। सारा दिन तौकीर घर पर ही रहा। वो अपने लैपटॉप पर काम करता, फोन पर चीख चीख कर किसी को हिदायत देने रियायत देता और अपनी माँ और बहनों पर हुक्म चलाता। नौमान इसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ था। वो अपने भाई से डरता था और इसके सामने आते ही किसी कोने में छुप जाता। तौकीर भी इसे महज घर का एक फालतू फर्नीचर समझकर नजरअंदाज कर रहा था। दोपहर में तौकीर लॉन्च में सोफे पर बैठा किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा ना, वो डील मुझे हर हाल में चाहिए। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अगर वो कागजात पर दस्तखत नहीं करता तो इसे उठवा लो। इसकी आवाज में एक सफाकी थी। मैं जो पानी का गिलास लेकर इसके पास गई थी, इसकी बात सुनकर ठटक गई। वो किसी किस्म का कारोबार करता था। इसने फोन बंद किया और गुस्से में मेज पर रखा, पेपर उठाकर खालिन पर फेंक दिया। नौमान जो पास ही फ्रेश पर बैठा अपनी रंगीन पेंसिलों से तस्वीर बना रहा था, इस हरकत से डरकर उछल पड़ा। इसकी कहनी मेज के कोने से टकराई और इसके हाथ से एक पेंसिल छूटकर तौकीर के महंगे जूतों के पास जा गिरी। तुम्हें नजर नहीं आता, पागल कही के? तौकीर इस पर धाड़ा, मेरा मूड पहले ही खराब है, अब तुमने ये गंद मचा दिया है। उठाओ इसे। नौमान सहम का दीवार से लग गया। इसकी वो आंखों में आंसू थे। मैं आगे बढ़ी कि पेंसिल उठा लूं, लेकिन तभी एक अजीब वाकया पेश आया। नौमान जो खौफ ज्यादा नजर आ रहा था, अपनी जगह से उठा और डरते डरते पेंसिल की तरफ बढ़ा। इसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वो झुका, इसने इंतहाई गैर महसूस और शातिराना अंदाज में अपने पाँव से खालिन को हल्का सा धक्का दिया। यह हरकत इतनी मामूली और तेज थी कि शायद किसी ने गौर भी ना किया हो, लेकिन मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरी नजर इसी पर थी। इसके पाँव की ठोकर से खालिन में एक सिलवट पड़ी और तौकीर के पाँव के करीब पड़ा एक अहम फाइल जिस पर वो काम कर रहा था, फिसलकर सोफे के नीचे चली गई। तौकीर अपनी फोन कॉल्स में इतना मसरूफ था कि इसे पता ही नहीं चला।
नुमान ने अपनी पेंसिल उठाई, एक नजर मुझ पर डाली, एक ऐसी नजर जो सेकंड के 1000वें हिस्से में इसके चेहरे पर आई और गायब हो गई। इस नजर में खौफ नहीं, एक अजीब सी जहानत और गहराई थी। और फिर वापस अपनी जगह पर जाकर मासूमियत से रंग भरने लगा। मेरा दिल धक सा रह गया। ये क्या था? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या ये एक सोचा समझा मंसूबा था? जिस तरीके से इसने फाइल को छुपाया था वो किसी कम अक्ल शख्स का काम नहीं हो सकता था। मेरे जहन में एक झुमका हुआ। इस घर में हर कोई एक किरदार निभा रहा था, हर चेहरे पर एक नकाब था, लेकिन सबसे खौफनाक नकाब शायद वो था जिसे मैं अब तक सबसे मासूम समझ रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और मेरी आंखों के सामने बार बार एक ही मंजर घूम रहा था। नौमान का पांव खालिन में पड़ते सिलवट और सोफे के नीचे पहलती हुई वो फाइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जहन नादीदा हाथ से खेली गई शतरंज की एक चाल थी। और इस खेल में मैं नादानिस्ता तौर पर एक अहम महरे की बीवी बन चुकी थी। मेरा जहन हजारों सवालात के जिद में था। अगर नौमान का जहन मर्ज महज एक ड्रामा है तो वो कौन है? इस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छुपा है? दोस्त का या दुश्मन का? क्या वो भी इसी कैद खाने का ये कैदी है या वो खुद इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? इसकी मासूमियत भरी बातें, इसकी बच्चों जैसी हरकतें और फिर अचानक इसकी आंखों में चमकने वाली वो गहरी, सब कुछ जान लेने वाली जहानत। मुझे लगा जैसे मैं किसी भनूर में फंसी गई हूँ। मुझे सच्चाई जाननी थी हर कीमत पर। मैंने फैसला किया कि अब मैं नौमान को रहम की नजर से नहीं बल्कि एक जासूस की नजर से देखूंगी। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में एक अजीब तूफान बरपा था। तौकीर शेर की तरह अपने पिंजरे में टहल रहा था। वो फाइल इसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी थी। वो घर के हर मुलाजिम के जानवरों की तरह तफ्तीश कर रहा था। कहाँ है फाइल? करीम का वो घर का सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम पर धाड़ रहा था। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? सच सच बताओ वरना आज तुम्हारी नौकरी और पेंशन दोनों का आखिरी दिन होगा। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। बूढ़ा मुलाजिम हाथ जोड़कर कांप रहा था। नहीं मालूम? तो तौकीर ने करीब पड़ा गलडान उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता और इतनी अहम फाइल गायब हो गई। निकलो यहाँ से, तुम सब नाकारा हो, दफा हो जाओ। सईदा बेगम और नंदे खामोशी से ये तमाशा देख रही थी। इनके चेहरों पर भी परेशानी थी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इस फाइल में जरूर कोई ऐसा राज था जो इस पूरे खानदान की बुनियादें हिला सकता था। मैंने नौमान को देखा। वो बड़े सुकून से ये कोने में बैठा रंगीन बला किसे जोड़ रहा था, जैसे इसे इस पूरे हंगामे से कोई सरोकार ही ना हो। लेकिन मैंने नोट किया कि जब तौकीर चीखता तो इसके हाथ एक लम्हे के लिए रुक जाते और इसकी नजरें बला किस पर होती, मगर इसके कान पूरी तरह तौकीर की बातों पर लगे होते। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मैंने एक उर्दू अखबार उठाया और इसके करीब बैठ गई। मैंने जानबूझकर कारोबार की खबर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू की। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, शाह ग्रुप के शेयर्स की कीमतें गिर गई। फिर मैंने मासूमियत से इससे पूछा, नौमान, ये मंदी क्या होती है? इसने बलाकस से नजर उठाई और अखबार को देखा। अखबार में खबर के साथ एक रीछ की तस्वीर बनी थी जो बीयर मार्केट की अलामत थी। इसने तस्वीर पर उंगली रखी और बच्चों की तरह मुस्कुराया। कुछ देखो लैबा, कितना बड़ा वृक्ष है। फिर इसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीछ को जब भूख लगती है ना तो वो सब कुछ खा जाता है, सब खत्म कर देता है। ये एक बच्चे का जवाब था, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की मंदी की सबसे बेहतरीन और खौफनाक तशरीजी थी। इसने एक इस तारे में सब कुछ समझा दिया था। मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो न सिर्फ ड्रामा कर रहा था बल्कि वो इंतहाई ज़हीन था। इसे शाम जब मैं किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तौकीर ने मुझे कॉरिडोर में रोक लिया। इसकी आंखें नशे में लाल हो रही थी और इसके चेहरे पर वहशत थी। मैंने तुम्हें सब कुछ देखते हुए महसूस किया है, वो गुर्राया। तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, यहाँ तक कि मुझे इसकी सांसों से आती शराब की बदबू महसूस हुई। वो फाइल तुम्हारी पूरी फैमिली की कुल कीमत से ज्यादा कीमती थी। इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी माँ ने तुम्हें वार्निंग दी थी। मैं तुम्हें नतीजा बता रहा हूँ। अगर तुमने ये पर्दे का ड्रामा खत्म करके एक ताबेदार बीवी की तरह रहना शुरू नहीं किया तो मैं सिर्फ एक फोन करूंगा, तुम्हारा मजदूर बाप किसी झूठे केस में जेल में सड़ रहा होगा और तुम्हारी बहनों को
कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। इसने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। मेरा दिल खौफ से हलक में आ गया था। तो फैसला कर लो, मेरी बात मानोगी या अपने खानदान की बर्बादी का तमाशा देखोगी। इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि हमारे कमरे से कोई चीज टूटने की जोरदार आवाज आई। क्रिक, और इसके साथ ही नौमान की दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई। मेरा हवाई जहाज, हाय मेरा सबसे प्यारा खिलौना तोड़ दिया। तौकीर ने चौंक कर इस तरफ देखा। नौमान एक बच्चे की तरह फर्श पर लूट पुट होकर रो रहा था। लानत है इस मनहूस पर, तौकीर ने गुस्से से कहा। इस घर में एक मुसीबत कम थी, जो ये दूसरी भी है। वो मुझे छोड़कर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं कांपती हुई वही दीवार से लग खड़ी रही। नौमान ने मुझे एक बार फिर बचा लिया था। यह अब कोई इत्तेफाक नहीं था। एक लम्हे बाद नौमान अपने कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो अब भी सुसकियां ले रहा था, लेकिन इसकी नजरें मुझ पर थी। इसने किसी को देखे बगैर टूटे हुए खिलौने के टुकड़े उठाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर इसकी आवाज मेरे कानों में आई, एक सरगोशी जो सिर्फ मेरे लिए थी। इस घर की दीवारें भी सुनती हैं, मोहतात रहो। ये कहकर वो दोबारा ऊंची आवाज में रोने लगा। ये एक इकरार था, एक इंतबा था, ये खुफिया एहतियात का ऐलान था। इस लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस घर में अपना सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर साथी ढूंढ लिया है। इस रात के वाकये के बाद मेरे और नौमान के दरमियान एक अनकहा रिश्ता कायम हो गया था। अब हम लफ्जों से ज्यादा आंखों से बात करते थे। जब भी हम कमरे में अकेले होते, इसके चेहरे से मासूमियत का निकाब चंद लम्हों के लिए उतर जाता और वो एक थका हुआ समझदार इंसान नजर आता। वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन इसकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सा तहफ्फुज़ का एहसास दिलाती थी। मुझे मालूम था कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ। दूसरी तरफ तौकीर का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन ज्यादा जारहाना होता जा रहा था। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसकी नजरों में मेरे लिए शदीद नफरत और हकारत थी, जैसे मैं इसके किसी कीमत चीज पर काबिज हो गई हूँ। एक रात में किचन से पानी लेने गई तो लॉन से आती आवाजों ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया। तौकीर, सईदा बेगम और दोनों नंदे वहां बैठी थी। मैं दीवार की ओट में छुपकर इनकी बातें सुनने लगी। अम्मी, हमें जल्द अज जल्द नौमान को कानूनी तौर पर जहनी माजूर करार दिलवाना होगा। ये तौकीर की आवाज भी एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट बन गई तो मैं इस सारी जायदाद का पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर लूंगा। इसकी शादी करवाना इसी मंसूबे का पहला कदम था, ताकि सबको यकीन हो जाए कि इसे एक निगरान की जरूरत है। लेकिन इस लड़की का क्या करेंगे? सईदा बेगम ने तशवीश से पूछा। वो जितनी सीधी दिखती है इतनी है नहीं, आप इसकी फिक्र न करें। तौकीर ने एक शैतानी खटखटा लगाया। इस जैसी लड़कियों को काबू में करना मुझे अच्छी तरह आता है। एक बार जायदाद हमारे नाम हो जाए, फिर इसे ऐसा धक्का देंगे कि ये सीधी अपने बाप की झोपड़ी में जा गिरेगी। और अगर इसने मुंह खोला तो निदा ने पूछा, तो इसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तौकीर की आवाज में ऐसी सफाकी थी कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे नहीं थे, ये कातिल थे। वो नौमान की जिंदगी और इसकी हर चीज को हड़प कर जाना चाहते थे, और मैं इनके रास्ते का पत्थर थी। मेरा वजूद इनके मंसूबे के लिए यह खतरा था। मैं कांपते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। मेरा दिल खौफ से सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने कमरे में जाकर नौमान को देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। इसके चेहरे पर वही बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं इसके करीब बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे इस शख्स पर तरस आ रहा था, जिसके अपने ही इसकी जान और माल के दुश्मन बने हुए थे। अगले 2 दिन शदीद तनाव में गुजरे। मैं हर वक्त खौफजदा और सहमी रहती। तौकीर की धमकियां और इसका मंसूबा मेरे जहन पर छाया हुआ था। मैं नौमान से बराह रास्त बात करना चाहती थी। इसे बताना चाहती थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जुम्मा की शाम तौकीर ने ऐलान किया कि इसके कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी है, इसने लॉन्च में खड़े होकर कहा, और फिर मेरी तरफ मुड़कर हुक्म दिया, और तुम हमारे मेहमानों के सामने कोई तमाशा मत खड़ा करना, बस चुपचाप काम करना। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। तौकीर के दोस्त यकीनन इसी की तरह होंगे। रात 8 बजे मेहमानों की आमद शुरू हुई। 2-3 चमकती गाड़ियों से तौकीर जैसे ही
6-7 नौजवानें उतरे। वो सब ऊंची आवाज में खरखरे लगा रहे थे और इनका रवैया इंतहाई बेबाकाना था। इनमें से एक, जिसका नाम शायद आसिफ था, सबसे ज्यादा बदतमीज नजर आ रहा था। इसकी गंदी नजरें घर की मुलाजिमाओं से होती हुई निदा और सदफ पर भी पड़ रही थी, जो इसकी तवज्जो हासिल करके खुश हो रही थी। लॉन्च मर्दाना खैखों और सिगरेट की धुएं से भर गया। मैं किचन में इनके लिए खाने पीने का सामान तैयार कर रही थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। लाइबा सईदा बेगम ने किचन में आकर कहा, जो इन सबके लिए चाय बनाकर ले जाओ। अम्मी जी, मैं देवर के दोस्तों के सामने हिम्मत करके कहना चाहा, बकवास बंद करो। वो चीखी, जैसा कहा है वैसा करो, कोई जरूरत नहीं है इतनी पर्देदार बनने की। मजबूरन मुझे चाय की ट्राली तैयार करनी पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपनी इज्जत की ट्राई सजाकर भूखे भेड़ियों के सामने जा रही हूँ। जब मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने अपने कमरे की तरफ एक नजर डाली। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर नौमान खड़ा था। वो खेल नहीं रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर बाग की तरफ देख रहा था। इसके कंधे तने हुए थे और इसके चेहरे पर बच्चों जैसी कोई मासूमियत नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी सख्ती और इंतजार था। ऐसा इंतजार जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की जाल में फंसने का मुंतजिर हो। मेरा दिल धक सा रह गया। आज रात कुछ होने वाला था, कहीं कुछ बहुत बुरा, और शायद कुछ ऐसा जो इस घर की हर दीवार को हिलाकर रख देगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय की ट्राली का पहिया खालिन पर एक मनहूस आवाज पैदा कर रहा था, जैसे वो मेरे अंजाम का ऐलान कर रहा हो। मैंने एक गहरी सांस ली और लॉन्च में कदम रखा। अंदर का माहौल मेरी बदतरीन तौखा से भी बुरा था। 7-8 लड़के सोफे पर नीम दराज थे। हवा में सिगरेट का धुआं और खैखों का शोर था। निदा और सदफ इनके साथ ऐसे बेतकल्लुफी से हंस रही थी जैसे वो इनके भाई के नहीं बल्कि अपने दोस्त हो। ओ भाई, तालियों से इस्तकबाल करो, तौकीर ने मुझे देखकर बुलंद आवाज में कहा। हमारी भाभी जान बीबी पाकदामन तशरीफ ला चुकी हैं। यह खैखा बुलंद हुआ। मैंने नजरें झुकाई मेज की तरफ बढ़ना शुरू किया। वाह तौकीर यार, तुमने तो बताया ही नहीं था कि घर में ऐसा नायाब टुकड़ा छुपा रखा है। आसिफ नामी लड़के ने अपनी तेल वाली नजरें मुझ पर गाड़ते हुए कहा। हमसे कैसा पर्दा भाभी? मैंने इसकी बात को नजरअंदाज किया और चाय की कप निकालने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सब कुछ फेंक कर भाग जाऊं। इतनी जल्दी क्या है? तौकीर ने कहा। हमारे दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे किचन में काम है, मैंने हिम्मत करके धीमे लहजे में कहा। ओहो, इतनी शर्मीली? आसिफ अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गया। हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे, जरा ये नकाब तो हटाओ, हम भी तो देखें चांद सा चेहरा। ये कहते हुए इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। दूर रहो मुझसे। मेरी आवाज में लर्जिश थी। अरे तुम तो गुस्सा कर गई। वो हंसा। तौकीर और इसके बाकी दोस्त भी सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मैं तो बस अचानक इसने झपट कर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा ना, एक बार चेहरा दिखा दो। छोड़ो मेरा बाजू, बेशरम इंसान। मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तौकीर ने खटखटा लगाया। छोड़ भी दो आसिफ, वो ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मैं तो आज भाभी का दीदार करके ही जाऊंगा। आसिफ ने मेरा बाजू मजीद सख्ती से पकड़ लिया। ये मेरी बर्दाश्त की हद थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। छटाक कमरे में एक लम्हे के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। आसिफ का चेहरा गुस्से और हैरत से सुर्ख हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वो गुर्राया। एक 2 टके की लड़की, इसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लॉन्च के दरवाजे से एक बर्फ जैसी सर्द और फौलाद जैसी मजबूत आवाज गूंजी। इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने भी अपने आंसू भरी आंखों से देखा। वहां नौमान खड़ा था, लेकिन ये वो नौमान नहीं था जिसे ये घर जानता था। इसके कंधे सीधे थे। इसकी आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत की जगह एक दहकती हुई आग थी और इसके चेहरे पर बरसों की जहानत और सब्र का तासिर था। इसका जहनी मरीज वाला नकाब उतर चुका था। नौमान तौकीर हैरत से बोला, फिर हंसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर खेलो। नौमान ने तौकीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसकी नजरें सिर्फ आसिफ पर जमी थी, जो अब भी मेरा बाजू पकड़े हुए था। मैंने कहा। नौमान ने एक लफ्ज चौबाकर कहा, मेरी बीवी का बाजू छोड़ दो।
इसके लहजे में ऐसी दहशत थी कि आसिफ ने फौरन मेरा बाजू छोड़ दिया, जैसे इसे बिजली का झटका लगा हो। नोमान धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के बीच में आया। इसकी चाल में एक अजीब सी खुद एतमादी और ताकत थी। वो सीधा तौकीर के सामने जाकर रुका। तुम लोगों ने क्या समझा था? नोमान की आवाज अब भी धीमी मगर किसी धार से ज्यादा खौफनाक थी। कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, तुम्हारे हर जुल्म हर साजिश को समझ नहीं सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तौकीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नौमान ने कहा और अगले ही लम्हे इसका हाथ उठा और एक जोरदार घूंसा तौकीर के जबड़े पर पड़ा। लेकिन अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। कमरे में भागदौड़ मच गई। नौमान ने तौकीर को गिरबान से पकड़ लिया और इसे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? वो चीख रहा था। पहले तुम लोगों ने मेरा माल छीनने की कोशिश की और अब मेरी बीवी तौकीर के दोस्त खौफज़दा होकर अपने दोस्त को बचाने पड़े। लेकिन नौमान के गुस्से के आगे किसी की एक ना चली। इस वक्त वो एक जख्मी शेर लग रहा था जो अपने शिकार को चीर फाड़ रहा हो। सईदा बेगम और नंदे शोर सुनकर भागती हुई आई। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है? नौमान छोड़ दो मेरे बेटे को, सईदा बेगम चीख रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, सकते के आलम में मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। जिस शख्स को मैं अपना सबसे बड़ा बोझ समझती थी वो मेरा मुहाफिज बनकर खड़ा था। ड्रामा खत्म हो चुका था और असल कहानी अब शुरू हुई थी। तौकीर के दोस्त इसे हालत में उठाकर कुर्सी भूत की तरह घर से भाग गए। लॉन्ज में अब सिर्फ हम 5 लोग रह गए थे। तौकीर फर्श पर पड़ा करा रहा था। सईदा बेगम, निदा और सदफ तीनों नौमान को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कोई अजनबी देख लिया हो। इनके चेहरों पर खौफ, हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात थे। नौमान, क्या तुम पागल हो गई हो? सईदा बेगम ने आखिरकार चीख कर खामोशी को तोड़ा। तुमने अपने भाई पर हाथ उठाया। भाई? नौमान ने एक जहरीले मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मेरा भाई नहीं है और तुम मेरी माँ नहीं हो। ये जुमला एक बम की तरह गिरा। तीनों औरतों के चेहरे फिक हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सईदा बेगम की आवाज कांप रही थी। बकवास? नौमान मेरी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई। तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ सर हिलाया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो दोबारा इन तीनों की तरफ मुड़ा। बकवास में नहीं, आप लोग हैं, साल से करते आ रहे हैं। मैंने सब सुना था। इस रात जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था मैं छुपकर सब सुन रहा था। तुम और तौकीर का बाप जो मेरा सौतेला चिच्चा था क्या मंसूबे बना रहे थे? ये झूठ है, निदा चीखी। झूठ? नौमान ने हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और फतह दोनों शामिल थे। मैंने सुना था कि तुम लोग मुझे पागल करार देकर मेरी सारी जायदाद हड़प करना चाहते हो, मुझे किसी पागल खाने में फेंक देना चाहते थे। मैं इस वक्त बच्चा था, डर गया था। मैंने वही करना शुरू कर दिया जो तुम लोग मुझे बनाना चाहते थे। मैंने पागलपन का ड्रामा रचाया। 20 साल तक मैं इस घर में एक साये की तरह रहा, तुम्हारी हर बात सुनता रहा, तुम्हारी हर साजिश देखता रहा। इसने तौकीर की तरफ इशारा किया जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। इसने कारोबार से करोड़ों रुपये चुराए। तुम दोनों ने मेरे वालिद के जेवरात बेच डाले। तुम सबने मेरे बाप की दौलत पर ऐश की और मुझे एक फालतू चीज समझकर कोने में फेंक दिया। तुम ये सब सईदा बेगम के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। नौमान ने कहा, तुम लोगों ने सोचा इस लड़के से मेरी शादी करवाकर तुम अदालत में ये साबित कर दोगे कि मुझे एक निगरान की जरूरत है। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी, लेकिन तुमने गलती कर दी। तुम मेरे लिए इस घर में एक ऐसे इंसान को ले आए जिसमें जमीर जिंदा था। तुम मेरे लिए एक एहतियाती ले आए। इसने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मेरे लिए जो तस्दीक सही, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अब और नहीं। वो आगे बढ़ा और फोन उठाकर एक नंबर मिलाया। हेलो एडवोकेटेड साहब, मैं नौमान बात कर रहा हूँ। जी, वक्त आ गया है, कल सुबह 10 बजे तमाम कागजात लेकर घर आ जाएं। जी, इन सबको इनकी औकात दिखानी है। फोन बंद करके इसने सईदा बेगम की तरफ देखा। आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो आज रात चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ सिर्फ अपने कपड़े लेकर, या फिर कल मेरे वकील और पुलिस का सामना करो। मेरे पास आप लोगों के खिलाफ फ्रॉड, गबन और कत्ल के साजिश के तमाम सबूत मौजूद हैं। तौकीर जो दर्द से करा रहा था नफरत से बोला, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। कीमत तो तुम लोग हैं 20 साल से वसूल कर रहे थे।
नौमान ने सर्द महरी से जवाब दिया, अब हिसाब चुकाने की बारी मेरी है। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। इसका लम्स मजबूत और पर एतमाद था। चलो लैबा, इसने नरमे से कहा, इस गन की सफाई का वक्त हो गया है। वो मुझे इस तबाह हाल लॉन्च से निकालकर हमारे कमरे की तरफ ले गया। पीछे सईदा बेगम, निदा, सदफ और फ्रेश पर पड़ा तौखीर अपने बनाए हुए जहन्नम के मूल्य पर बैठे थे। बादशाहत खत्म हो चुकी थी और एक नया बादशाह अपनी मलिका के साथ अपने तख्त वापस ले चुका था। कमरे में आकर नौमान ने दरवाजा बंद किया। लॉन से आती कराने और चीखने की मध्यम आवाजें अब दम तोड़ रही थी। हमारे दरमियान एक तवील खामोशी छा गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो पहले हमारे दरमियान होती थी। ये एक दूसरे को समझने और जानने की खामोशी थी। मैंने पहली बार नौमान को इसकी असलियत में देखा था। वो एक ज़हीन, मजबूत और थका हुआ इंसान था जिसने 20 साल तक एक नाकाबिले यकीन बोझ उठाया था। आपने ये सब अकेले कैसे बर्दाश्त किया? आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछा। इसने ये गहरी सांस ली, जैसे वो 20 साल का जहर बाहर निकल रहा हो। जब इंसान के पास कोई और रास्ता ना हो तो वो बर्दाश्त करना सीख ही जाता है। लैबा, इसकी आवाज में एक गहराव था। मैं एक बच्चा था जब मैंने इन्हें मेरे बाप की मौत के बाद साजिश करते सुना। मैं खौफज़दा था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी जहानत जाहिर की तो वो मुझे किसी न किसी तरह रास्ते से हटा देंगे। इसलिए मैंने वो बनने का फैसला किया जो वो मुझे देखना चाहते थे, एक बेज़रर कम माखल लड़का। ये मेरा हिफाजती हौवल था, मेरा हथियार था, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मैंने कहा, मुश्किल ये जहन्नम था। वो बोला, हर रोज अपने बाप के खातिलों के साथ रहना, इनकी नफरत भरी नजरें बर्दाश्त करना, इनके ताने सुनना और फिर भी मुस्कुराते हुए एक पागल का किरदार निभाना। मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो सही वक्त अब आया। मैंने पूछा। इसने मेरी तरफ देखा और इसकी आंखों में पहली बार मैंने शुक्रगुजारी देखी। वो सही वक्त तुम लेकर आई जब मैंने तुम्हें इनकी सबके सामने अपनी इज्जत और अपने उसूलों के लिए खड़े देखा। जब मैंने तुम्हें हर जुल्म सहने के बाद भी रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते देखा तो मुझे हिम्मत मिली। मुझे लगा कि अगर तुम इतनी बहादुर हो सकती हो तो मुझे भी अपना हक लेना चाहिए। तुमने मुझे वो हौसला दिया जो मैंने 20 साल में जमा नहीं कर सका था। इसके एतराफ ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आंसू बहने लगे। ये हमदर्दी के नहीं, एक अजीब सी खुशी और फख्र के आंसू थे। अगले सुबह 10 बजे वकील आ गया। नौमान अब मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान था। इसने बेहतरीन लिबास पहना था और इसके चेहरे पर एक मालिक का एतमाद और रौब था। सईदा बेगम, तौकीर और दोनों नंदे लॉन्च में मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। एडवोकेट साहब, कार्रवाई शुरू करें, नौमान ने हुक्म दिया। वकील ने अपनी ब्रीफ केस से कागजात का एक पलंदा निकाला। मोहतरमा सईदा बेगम, मरहूम करीम साहिब यानी नौमान के वालिद की वसीयत के मुताबिक आप जायदाद की सिर्फ निगरान थी, मालिक नहीं। वकील ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। वो कहा वसीयत में साफ था कि नौमान साहिब की बालिग होने और जहनी तौर पर सेहत साफ लिखा बंद साबित होने पर तमाम असासे इनके नाम मुंतकिल हो जाएंगे। हमारे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं जो साबित करती हैं कि नौमान साहब बिल्कुल ठीक हैं। ये झूठ है, ये रिपोर्ट्स जाली हैं। तौकीर चीखा। जाली? वकील मुस्कुराया। जाली तो वो अकाउंट्स हैं जिनमें आप पिछले 15 साल से कंपनी का पैसा मुंतकिल करते रहे हैं। मेरे पास आपके हर फ्रॉड, हर गबन का सबूत मौजूद है। आप चाहे तो हम ये मामला अदालत में ले जा सकते हैं, जिसका नतीजा कम से कम 25 साल कैद होगा। यह सुनकर इन सबके चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। नौमान बेटा, ऐसा ना करो, सईदा बेगम ने पहली बार बेबसी से कहा। हम तुम्हारे अपने हैं, अपने। नौमान ने तलखी से कहा। अपने वो नहीं होते जो मालो दौलत के लिए कत्ल की साजिशें करें। मैंने आप लोगों को कल रात एक मौका दिया था। आप चाहे तो इज्जत से जा सकते थे, अब आप बेइज्जत होकर जाएंगे। इसने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इन चारों को इनके कमरे तक ले जाओ। इन्हें सिर्फ अपने कपड़े साथ ले जाने की इजाजत है। इनका एक एक पैसा, जेवर, सब कुछ इसी घर का है और यही रहेगा। इन्हें घर के बाहर छोड़ आओ। गार्ड्स आगे बढ़े। वो चारों चीखते रहे, बदुआएं देते रहे, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं था।
तौहीद जाते जाते नफरत भरी नजरों से नौमान को देखकर गुर्राया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नौमान, तुम मुझे जानते नहीं। नौमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब वो सब चले गए तो घर में एक अजीब सा सुकून और खामोशी छा गई, जैसे बरसों का तूफान थम गया हो। मैं और नौमान दरवाजे में खड़े इन्हें जाते हुए देख रहे थे। सब खत्म हो गया। मैंने आहिस्ता से पूछा। शायद नौमान ने कहा, तभी इसका फोन बजा। इसने फोन उठाया, दूसरी तरफ की बात सुनी और इसके चेहरे की तासीरात सख्त हो गई। क्या? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? इसने फोन पर पूछा। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तौहीद की गाड़ी शहर से बाहर एक ट्रक से टकरा गई है। हॉस्पिटल का माहौल अजीब वहशतनाक था। सफेद राहदारियों में दवाइयों की बू और एक अनजाना खौफ बसा हुआ था। नौमान ने मुझे गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चला गया। तौहीद की खैरियत जानने नहीं गया था, बल्कि इस खतरे की मुकम्मल खात्मे की तस्दीक करने गया था जिसने इसकी जिंदगी के 20 साल निकल लिए थे। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो इसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में एक तूफान की थम जाने जैसी खामोशी थी। डॉक्टर कहते हैं वो जिंदा रहेगा, नौमान ने गाड़ी चलाते हुए कहा, लेकिन शायद फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। इसका तकब्बुर, इसकी ताकत, सब कुछ अब एक व्हील चेयर तक महदूद हो गया है। रास्ते में इसे सईदा बेगम और दोनों बहनें मिली। इनके चेहरों पर शाही रौनक की जगह अब भिखारियों जैसी बसी थी। इनकी कीमती लिबास हॉस्पिटल की धूल में अटे हुए थे और आंखें वीरान थी। देखो देखो, तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया, सईदा बेगम ने इसे देखकर नफरत से कहा, मगर आवाज में अब वो पहले जैसी धार नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। नौमान ने गाड़ी रोके बगैर सर्द मेहरी से जवाब दिया, ये इसके अपने गुरूर और पागलपन का अंजाम है। इसने गुस्से में गाड़ी चलाई। वो किसी और बेगुनाह की जान भी ले सकता था। कुदरत ने सिर्फ इसी को सजा दी जिसने गुनाह किया था। ये कहकर इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके लिए वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगला चंद हफ्ते तब्दीली के थे। नौमान ने कारोबार को ऐसी जहानत और महारत से संभाला कि पुराने मुलाजिम भी दंग रह गए। इसने अपने वालिद के वफादार लोगों को वापस बुलाया और तौहीद के तमाम बदमाश और चापलूसों साथियों को नौकरी से निकाल दिया। घर अब वाकई एक परसुकून पनाहगाह लग रहा था। एक वकील साहब हमसे मिलने आए। वो कुछ कागजात लेकर आए थे। सर, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने निदा और सदफ के ससुराल वालों को कानूनी नोट्स भेजकर मुतला कर दिया था कि इन दोनों का आपकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और नतीजा? नौमान ने पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने सोचा था, वकील ने मुस्कुराते हुए कहा। निदा के शौहर ने एक हफ्ते के अंदर तलाक के कागजात भेज दिए। इसके खानदान की उम्मीद थी कि आप इनका डूबता हुआ कारोबार बचाएंगे। जब उम्मीद खत्म हुई तो रिश्ता भी खत्म और सदफ को इसके ससुराल वालों ने कुल सामान समेत इसकी माँ के पास छोड़ दिया है। कहते हैं कि बगैर स्टेटस के बहू इन्हें कबूल नहीं। नौमान ने यह गहरी सांस ली। लॉन्च पर कायम रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह नौमान ने मुझे हैरान कर दिया। तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। हम एक सादा गाड़ी में मेरे गांव की तरफ रवाना हुए। जब हमारी गाड़ी गली में दाखिल हुई तो सब हैरत से देख रहे थे। अब्बा और अम्मा हमें देखकर भागते हुए बाहर आई। अम्मा, आप पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। इनके चेहरे पर सेहत की लाली लौट आई थी। मेरी बच्ची, अम्मा ने मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। हम तो तुम्हारी फिक्र में घुल गए थे। अल्लाह का शुक्र है तुम खुश हो। मैंने नौमान की तरफ देखा जो मेरे अब्बा के साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से बात कर रहा था। वो अब जहनी मरीज नहीं था जिससे डरकर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की थी, बल्कि वो ये काबिल फख्र और मोहब्बत करने वाला दामाद था। अब्बा जी, नौमान ने मेरे वालिद के हाथ थामकर कहा, मैं जानता हूँ आप लोगों ने किस हाल में लाइबा का हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं आपकी बेटी की कुर्बानी का खर्च तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसकी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। मैंने अम्मा जी के इलाज और बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए एक फंड कायम कर दिया है। आपको अब किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब्बा की आंखों से आंसू रवा थे। बेटा, मैंने तो अपनी बेटी का सौदा किया था, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुमने इस सौदे को भी एक अनमोल रिश्ते में बदल दिया। तुमने मेरी इज्जत रख ली। इस दिन मैंने अपने खानदान की आंखों में हकीकी खुशी देखी। वो खुशी जो दौलत से नहीं बल्कि सुकून और इज्जत से मिलती है। वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन ये एक परसुकून खामोशी थी। जब हम अपने घर पहुंचे तो नौमान ने मेरा हाथ थामा। तुम्हारे अब्बा ने कहा कि उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दी थी
नौमान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन सच तो यह है कि तुमने अपने खानदान की इज्जत के लिए कुर्बानी दी थी और मैं इस कुर्बानी की इज्जत करना चाहता हूँ। इसका मुझे वही कागजात थमाई जो कुछ दिन पहले वकील लाया था। ये आधी जायदाद तुम्हारे नाम है, ये खैरात नहीं तुम्हारा हक है। तुम इस घर की मलिका हो और मेरी जिंदगी की साथी हो। मैंने कागजात को देखे बगैर इसके सीने पर सर रख दिया। मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। मैं इस घर में दौलत की तलाश में आई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे दौलत के साथ साथ इज्जत, मोहब्बत, सुकून और एक ऐसा भी अता कर दिया जिसने मेरी रूह के जख्मों पर मरहम रख दिया था। हमने मिलकर एक जहन्नम को जन्नत में बदल दिया था और अब हमारी आगे की जिंदगी इसी जन्नत में गुजरने वाली थी। मेरी कहानी से हमने सीखा कि असल दौलत पैसा या जायदाद नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून, इज्जत और मुखल्लिस रिश्ते हैं। लालच और तकब्बुर इंसान को सिर्फ रुसवाई और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।